हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीसीपी सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम सीसीपी की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि जो क्रेडिट की प्राइसिंग है वो फेयर तरीके से क्यों होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्रेडिट प्राइसिंग का मतलब समझेंगे कि क्रेडिट प्राइसिंग होता क्या है। तो देखो, एक बैंक जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है वो कभी भी फ्री में प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बदले में वो कस्टमर से प्राइस जो है वो चार्ज करता है। जैसे कि एग्जांपल में मान के चलिए, एक ए पर्सन है, उसने यहाँ पर 10 लाख रुपए का होम लोन लिया है एबीसी बैंक से, ठीक है, जिसके ऊपर जो एबीसी बैंक है वो 10% का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करता है। यानी कि जो ए पर्सन है उसको हर साल 10 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट जो है वो बैंक को पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो 10% इंटरेस्ट है ना, ये बेसिकली इस होम लोन का प्राइस है। क्योंकि देखो, इस होम लोन को एक्वायर करने के लिए, अवेल करने के लिए ए पर्सन को 10% एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ रहा है। यानी कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? 10% इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये जो प्राइस है ना वो फेयर तरीके से डिटरमाइन होना जरूरी है। यानी कि इस तरीके से डिटरमाइन किया जाए कि बैंक को भी प्रॉफिट हो और जो बोरोवर है उसकी भी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो इंक्रीज ना हो। क्योंकि देखो, ये जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक के लिए प्रॉफिट है जो कि वो अपने क्रेडिट फैसिलिटीज के ऊपर कमा रहा है, पर ये जो बोरोवर है उसके लिए कॉस्ट है। क्योंकि देखो, ये जो 10% एक्स्ट्रा वो पे कर रहा है ना, वो अल्टीमेटली इसकी कॉस्ट है। क्योंकि 10 लाख तो इसने पे करना ही है बैंक को, साथ के साथ ये 10% एक्स्ट्रा भी हर साल जो है वो पे करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा ये पे कर रहा है ये बेसिकली इसके लिए कॉस्ट होती है। तो अगर ये जो प्राइस है वो ज्यादा होगा तो इससे बैंक का तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, पर इसकी जो बोरविंग कॉस्ट हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर प्राइस कम हो गया तो इसके लिए तो बोरविंग कॉस्ट कम हो जाएगी, पर बैंक का जो प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करना है और एक ऐसा प्राइस डिटरमाइन करना है जहां पर बैंक को भी प्रॉफिट हो, साथ के साथ जो बोरवर की जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर कम से कम हो सके। जब हम फेयर प्राइसिंग करते हैं ना क्रेडिट की, तो इसकी हेल्प से हम वेरियस टाइप के जो रिस्क है उसको यहाँ पर मैनेज कर पाते हैं, साथ ही साथ बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको भी मेंटेन करके रख पाते हैं। ये जो क्रेडिट की जो प्राइसिंग है वो यहाँ पर बैंक की जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, जो क्रेडिट की प्राइसिंग की जाती है उसकी वजह से जो कैपिटल एडुकेसी है, लोन क्वालिटी, अर्निंग्स है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और जब इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो बैंक की स्टेबिलिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर हाउ बैंक डिसाइड लोन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो बैंक जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर वो इंटरेस्ट रेट को कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कॉस्ट ऑफ फंड्स। देखो, एक बैंक जब लोन देता है, ठीक है, तो लोन देने के लिए उसको फंड्स की जरूरत पड़ती है। और वो फंड्स कहाँ से एक्वायर करता है? तो मेनली डिपॉजिट्स के थ्रू, या फिर वो बॉर्विंग कर सकता है दूसरी बैंकों से या फिर आरबीआई से। तो एक बैंक लैंडिंग करने के लिए फंड्स को किस कॉस्ट पे एक्वायर करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे मान के चलिए, एक बैंक ने यहाँ पर कस्टमर की एफडी की 10 लाख रुपए की और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है 7% का, और 10 लाख रुपए उसके पास बैंक के पास आ गए हैं। अब ये इसको जो है लोन की फॉर्म में दे रहा है, तो इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट यहाँ पर बैंक चार्ज करेगा? तो बैंक इसको कंसीडर करेगा कि इस फंड्स को एक्वायर करने के लिए बैंक को कितनी कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ रही है। तो 7%, तो ऑब्वियसली बात है कि जब बैंक यहाँ पर लोन देगा तो वो 7% से ज्यादा जो है इंटरेस्ट चार्ज करेगा। मान के चलिए 10% चार्ज करेगा ताकि वो 3% का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर कमा सके। तो कॉस्ट ऑफ फंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कंसीडर किया जाता है। उसके बाद है डिजायर्ड प्रॉफिटेबिलिटी। तो बैंक कितना प्रॉफिट जो है वो कमाना चाहता है लैंडिंग से। अगर एक बैंक ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करेगा। जैसे कि कोई हो सकता है कि वो 12% इंटरेस्ट डिटरमाइन करे ताकि वो 5% का इंटरेस्ट कमा पाए। कोई यहाँ पर हो सकता है कि वो सिर्फ 10% का इंटरेस्ट जो है वो डिटरमाइन करे और सिर्फ 3% का प्रॉफिट जो है वो कमाना चाहे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर आता है रिस्क फैक्टर। देखो, रिस्क कितना इन्वॉल्व, नॉर्मली देखो, हायर रिस्क तो हायर प्रॉफिट। यानी कि अगर बैंक हायर रिस्क ले रहा है लोन देकर तो वो ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेगा ताकि वो रिस्क को जस्टिफाई जो है वो कर पाए, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप, अगर एक बैंक कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, ठीक है, तो बैंक उसको जो है लोअर इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑफर करेगा ताकि बॉर्वर जो है बैंक से लोन ले और बैंक के बॉर्वर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो सके। फिर आता है आपका यहाँ पर मार्केट कंपटीशन। तो कंपटीटर के बैंक रेट्स क्या है? देखो,
अगर कंपटीटर बैंक हायर इंटरेस्ट चार्ज करें तब हमें भी हायर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करना है, अगर कंपटीटर कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करे तो हमें भी कम इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करना है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर डिटरमाइन करते हैं कि एक बैंक अपने लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स की। देखो लॉन्ग टर्म लोन्स की अगर हम बात करें तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रेट है और इकोनॉमिक कंडीशन और आरबीआई की गाइडलाइंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिटरमाइन किया जाता है। अगर किसी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग अच्छी मिली हुई है तो उसको लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो लोन मिल जाएगा। अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं मिली हुई है तो उसको हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो लोन मिलेगा। फिर आता है लोन प्राइसिंग मैकेनिज्म। तो बैंक यहाँ पर बेसिकली डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स का यूज करते हैं लोन की प्राइसिंग करने के लिए, जैसे कि बीपीएलआर, बेस रेट, एमसीएलआर और ईबीएलआर। ठीक है, आरबीआई ने यहाँ पर एक्सटर्नल बेंचमार्किंग को इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो लोन प्राइसिंग है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव जो है वो किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, व्हाई डू इंटरेस्ट रेट डिफर फ्रॉम कस्टमर। देखो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि एक बैंक एक कस्टमर को 10% के ऊपर होम लोन दे रहा है और एक कस्टमर को 12% के ऊपर होम लोन दे रहा है और एक कस्टमर को सिर्फ 5% के ऊपर होम लोन दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखो इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि बॉर्विंग टाइम, यानी कि जो बॉर्वर है वो पुराना बॉर्वर है या फिर न्यू कस्टमर है। जैसे अगर कोई पुराना बॉर्वर है, उसने पहले से भी बैंक से काफी लोन जो है वो लिए हुए हैं और टाइम पर उसने रिपेमेंट कर दिया तो उसको लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो लोन मिल जाता है। पर अगर एक न्यू कस्टमर है, बैंक ने अभी उसके साथ बिजनेस नहीं किया तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन जो है वो दिया जाता है। फिर आता है बैंक बिजनेस स्ट्रैटेजी। बैंक की स्ट्रैटेजी क्या है? देखो एक बैंक की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को एक्वायर करना चाहते हैं। तो अगर वो कस्टमर को एक्वायर करना चाहते हैं तो उसे इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करना पड़ेगा, तभी जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट होकर उनसे लोन जो है वो लेंगे। रिलेशनशिप बैंकिंग, अगर एक जो बैंक है वो कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, खास करके एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ, तो वो उनको कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन ऑफर कर सकता है। पॉलिसी रेट फ्लक्चुएशन, तो जो पॉलिसी रेट्स है अगर उसके अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे समय के साथ पॉलिसी रेट चेंज होते रहते हैं, इन्फ्लेशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर पड़ता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हाउ टू इंश्योर फेयर लोन प्राइसिंग। तो हम कैसे इंश्योर करें कि जो लोन प्राइसिंग है वो फेयर तरीके से की जाए। सबसे पहले यहाँ पर जो बैंक है वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल को यूज करते हैं ताकि वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मेजर कर पाए और उसके हिसाब से लोन की प्राइसिंग कर पाए। साथ ही साथ जो बैंक है उनको फेयर रेट्स को सेट करने में जो रिस्क है और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पर हेल्प करते हैं, यानी कि रिस्क और कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से भी बैंक यहाँ पर फेयर रेट जो है वो सेट कर सकता है लोन के लिए। और जब यहाँ पर रेट्स को सेट किए जाएंगे तो बैंक यहाँ पर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करेगा ताकि जो लोन जो है वो अफोर्डेबल रेट भी रहे कस्टमर के लिए और बैंक के लिए प्रॉफिटेबल भी रहे, तो इस चीज को कंसीडर करेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंटरप्ले रिटर्न, कैपिटल और रिस्क, इनके बीच में क्या इंटरप्ले है, क्या रिलेशनशिप है, उसकी थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर RAROC, यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, हालांकि इसके बारे में डिटेल में हम आगे लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे, सिर्फ मैं यहाँ पर बता देता हूँ रिटर्न रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल क्या होता है। तो देखो सबसे पहले अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है? तो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे अगर आपने एक प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया तो ये आपकी कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हम सिंपल रिटर्न की बात करें, रिटर्न क्या होता है? तो आपने ये जो पैसा इन्वेस्ट किया इसके ऊपर आप जो पैसा कमाते हो, जैसे आपने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया तो आपको 10 करोड़ यहाँ पर जो है वो रिटर्न मिलेगी, यानी कि 10% का रिटर्न जो है वो मिलेगा, ये रिटर्न है। अब बात करते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या होता है? देखो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न एक ऐसा रिटर्न होता है जिसको हम रिस्क को कंसीडर करने के बाद जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपने 10% ये सीधा निकाल लिया, उसके बाद जब आपने रिस्क को कंसीडर किया तो ये जो प्रोजेक्ट है वो काफी हाई रिस्की है। ठीक है, और उसको देखते हुए आपने जो रिटर्न निकाली वो यहाँ पर सिर्फ 7% की जो है वो निकली, क्योंकि आपने यहाँ पर रिस्क को जो है वो कंसीडर किया। तो ये जो रिटर्न है वो आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो कहलाता है, और ये हमें बताता है कि जो हम रिस्क ले रहे हैं क्या उसके हिसाब से हमें एडिक्वेट रिटर्न मिला है या फिर नहीं मिला है। इसको कैसे निकालते हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के पर्पज से जो है वो बताया था। तो ये जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल इसको 1970 के अंदर डैन बोर्ग ने जो है वो डेवलप किया था, और बैंक इसको यूज करते हैं लोन रिस्क को असेस करने के लिए, रिटर्न को असेस करने के लिए। इससे मिलते जुलते कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि है RORAC, यानी कि रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड कैपिटल, और दूसरा है RARAC
रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड कैपिटल, जिनके बारे में हम डिटेल में लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे की एलिमेंट्स ऑफ रिस्क प्राइसिंग मॉडल। तो जो रिस्क प्राइसिंग मॉडल होता है उसके की एलिमेंट्स क्या होता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट होता है बेसिकली यहाँ पर फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट। अगर हम एक बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बोरोवर जब फंड्स को बोरो कर रहा है तो उसकी जो कॉस्ट उसे आ रही है, यानी कि जो एक्स्ट्रा वो पे कर रहा है, उसको हम इंटरेस्ट रेट कहेंगे। फिर आता है डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है? चांसेस ऑफ बोरोवर नॉट पेइंग बैक, यानी कि कितने चांसेस है कि जो बोरोवर है वो अपने लोन की रिपेमेंट बैंक को नहीं करेगा। फिर आता है आपका यहाँ पर रिकवरी रेट। रिकवरी रेट बेसिकली बताता है कि अगर यहाँ पर डिफॉल्ट होता है तो कितना पैसा जो है वो बैंक रिकवर कर पाएगा बोरोवर से। फिर आता है रिस्क फैक्टर प्रीमियम। तो यहाँ पर जितना भी क्रेडिट रिस्क होता है उसके हिसाब से प्राइसिंग के अंदर प्रीमियम ऐड किया जाता है। यानी कि अगर मान के चलिए कि नॉर्मल जो प्राइसिंग है वो है 8% की, पर यहाँ पर आप क्रेडिट रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो आपने 2% प्रीमियम ऐड कर दिया। अब जो आपकी प्राइसिंग हो जाएगी वो 10% होगी, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो तो रिस्क के बदले में आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है। फिर आता है क्रेडिट फंडामेंटल। तो यहाँ पर हम कंपनी के जो फाइनेंशियल्स होते हैं उनको यूज करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, ताकि हम प्रिडिक्ट कर पाए कि ये जो कंपनी है वो फ्यूचर में जाकर डिफॉल्ट करेगी या फिर नहीं करेगी, ताकि उसके हिसाब से हम एक्शन ले सके। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच। तो यहाँ पर हमें जो इंडस्ट्रियल रिस्क है उसको कंपनी रिस्क के सेपरेट करना और उनको सेपरेटली जो है एनालिसिस एनालाइज करना है। उसके बाद है रियल लाइफ एग्जांपल। तो देखो जो लोन रेट्स है वो ओवर द टाइम कैसे वेरी होते हैं, इसकी बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि एक पर्सन है, उसने होम लोन लिया था 2019 के अंदर 8% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और पर्सन बी ने सेम लोन लिया 2023 के अंदर, पर इंटरेस्ट रेट उसे पे करना पड़ा 9.5%, क्योंकि समय के साथ महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ने की वजह से पॉलिसी रेट इंक्रीज हो गए, जिससे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, इंपैक्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग ऑन लोन रेट्स। अगर यहाँ पर कंपनी एक्स को ट्रिपल ए रेटिंग मिली हुई है तो उसे 7% के ऊपर बिजनेस लोन ले रहा है। अगर यहाँ पर कंपनी वाई है उसको डबल भी रेटिंग मिली हुई है तो उसे 11% के ऊपर जो है वो लोन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हायर रिस्क हायर लोन कॉस्ट, तो इसीलिए हायर रिस्क है तो हायर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करता है बैंक। उसके बाद आता है रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर्स। क्या आता है रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर्स? सबसे पहले देखो, जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट कैसे जो है वो परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर बुरा परफॉर्म कर रही है। और ये जो परफॉर्मेंस है वो मेजर करते हैं हम रिटर्न के थ्रू, कि हम कितना रिटर्न कमा रहे हैं। अगर हम अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर हम अच्छा रिटर्न नहीं कमा रहे तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है। तो अब ये रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर्स क्या होते हैं? तो ये बेसिकली ऐसे फाइनेंशियल मैट्रिक होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि आप जो रिस्क फेस कर रहे हो उस रिस्क को कंसीडर करने के बाद आप कितना रिटर्न जो है वो कमा रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो रिस्क को कंसीडर करके, यानी कि रिस्क को अकाउंट करके। ओके। तो ये फाइनेंशियल मैट्रिक्स होते हैं जो कि हमें किसी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में हेल्प करते हैं व्हाइल कंसीडरिंग द रिस्क टेकन टू अचीव दिस रिटर्न। यानी कि यहाँ पर जब हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं तो हम वहां पर रिटर्न और रिस्क दोनों को कंसीडर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जितना हमने रिस्क लिया था क्या हमने उसके हिसाब से रिटर्न कमाया है या फिर नहीं कमाया। ये यहाँ पर कंपनीज को हेल्प करते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए। यानी कि अगर मान के चलिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वहां पर जो रिस्क लेवल है वो डिफरेंट है, किसी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिस्क है, किसी इन्वेस्टमेंट में कम रिस्क है, तो हम उनको आपस में जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? तो हम हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो कैलकुलेट करेंगे और उससे हम आपस में उनको जो है वो कंपेयर कर पाएंगे। ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है। तो रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड कैपिटल क्या होता है? सबसे पहले अगर हम नॉर्मल कैपिटल की बात करें तो वो क्या होता है? तो देखो, हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, जैसे आपने 100 करोड़ रुपए अगर कैपिटल इन्वेस्ट किया तो ये नॉर्मल कैपिटल हुई। अब रिस्क एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है? तो बेसिकली जो कैपिटल आपके रिस्क के ऊपर है, यानी कि जो कैपिटल डूब सकती है, जिस कैपिटल का लॉस हो सकता है, वो आपका रिस्क एडजस्टेड कैपिटल होता है। जैसे अगर 100 करोड़ में से 80 करोड़ ऐसी कैपिटल है, ठीक है, जिसका लॉस हो सकता है, जिसका लॉस हो सकता है, यानी कि ये जो 80 करोड़ कैपिटल है ये रिस्क के ऊपर है। यहाँ पर हम बहुत ज्यादा रिस्क जो है वो फेस करें तो ये रिस्क एडजस्टेड कैपिटल होती है। तो रिटर्न और रिस्क एडजस्टेड कैपिटल हमें बेसिकली बताता है कि आप रिस्क एडजस्टेड कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न जो है वो कमा रहे हैं। तो ये एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जो कि कंपनीज को, बैंक को हेल्प करता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को इवैल्यूएट कर सके कंसीडरिंग कैपिटल एट रिस्क, यानी कि जितनी कैपिटल रिस्क के ऊपर है
हम उसको कंसीडर करते हैं, फिर उसके हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो मेजर करते हैं। तो और इसकी हेल्प से ना हम डिफरेंट प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट को आपस में कंपेयर कर पाते हैं, चाहे उनका जो लेवल ऑफ रिस्क हो वो डिफरेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि हम हर प्रोजेक्ट का जो कैपिटल रिस्क के ऊपर है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके हिसाब से उनके ऊपर रिटर्न जो है वो निकालेंगे, जिससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो RORAC को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिस्क कैपिटल। ये जो फाइनेंशियल मैट्रिक होता है, ये यहाँ पर डिफरेंट रिस्क लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको आपस में कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, और ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से भी काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, प्रिसाइज माना जाता है, आपको एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। और ये सिमिलर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी के जैसे। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, तो आप अपने इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न कमा रहे होते हो वो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, तो ये इसके साथ ही सिमिलर होता है, सेम ही बात होती है, ठीक है, मतलब काफी सिमिलैरिटी होती है दोनों के बीच में। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट असेसमेंट के ऊपर जो है वो अप्लाई किया जाता है। अब एक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे और इसके अंदर हम लोग रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिस्क कैपिटल। तो एक कंपनी है वो दो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रही है, यानी कि कंपेयर कर रही है। प्रोजेक्ट एक्स का जो नेट प्रॉफिट है वो है 500 करोड़ और जो रिस्क कैपिटल है वो 2500 करोड़ है। प्रोजेक्ट वाई का जो नेट प्रॉफिट है वो 500 करोड़ और रिस्क कैपिटल जो है वो 3500 करोड़ है। और हमें यहाँ पर रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करनी है बोथ प्रोजेक्ट्स के लिए, डिटरमाइन करना है कि दोनों में से कौन बेटर है। सबसे पहले अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो अगर हम पहले प्रोजेक्ट एक्स की बात करें, जो नेट प्रॉफिट है वो 500 करोड़ है और जो रिस्क कैपिटल है वो आपका 2500 करोड़ है। तो अगर हम यहाँ पर इंटू 100 कर दो, अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हो, तो अगर आपको यहाँ पर RORA से निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नेट प्रॉफिट है 500 करोड़ उसे आपको डिवाइड करना होगा 2500 करोड़ से और इंटू करना होता है 100, तो ये आपका 20% आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर जो रिटर्न और रिस्क एडजस्टेड कैपिटल है वो आपने कैलकुलेट करी है, वो है 20%। अब सेकंड प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो जो प्रॉफिट है वो तो सेम है 500 करोड़, पर जो रिस्क कैपिटल है वो है 3500 करोड़ और इंटू कर दो 100, तो ये आ गया आपका 500 डिवाइडेड बाय 3500 इंटू 100, ये आपका आ गया 14.28%। यानी कि इन दोनों में से बेटर प्रोजेक्ट कौन है, प्रोजेक्ट एक्स, क्योंकि यहां पर आपको रिटर्न और एडजस्टेड रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड कैपिटल जो है वो ज्यादा है, यानी कि 20%, तो एक्स प्रोजेक्ट जो है वो आपके लिए अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो माना जाएगा। उसके बाद आता है आपका RARORAC, यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड कैपिटल। अब देखो ये एक ऐसा फाइनेंशियल मैट्रिक है जो कि यहां पर किसी भी इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को इवेलुएट करने के लिए रिटर्न को भी रिस्क के साथ एडजस्ट करता है और कैपिटल को भी रिस्क के साथ जो है वो एडजस्ट करता है, यानी कि दोनों को पहले रिस्क के साथ एडजस्ट किया जाएगा, फिर जाकर यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कैसी रही है। और ये एक इंप्रूव्ड वर्जन है RAROC का, क्योंकि देखो RAROC सिर्फ जो है वो प्रॉफिट को ही कंसीडर करता है, रिस्क एडजस्टेड प्रॉफिट को ही कंसीडर करता है, यानी कि प्रॉफिट को ही सिर्फ रिस्क के हिसाब से एडजस्ट करता है पर कैपिटल को नहीं। पर ये जो मेजर है ये यहाँ पर जो आपका कैपिटल है, ठीक है, और जो आपका यहाँ पर रिटर्न है दोनों को ही रिस्क के हिसाब से जो है वो एडजस्ट करता है। फॉर्मूला की बात करें तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट माइनस रिस्क कॉस्ट इनटू रिस्क कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपकी जो रिस्क एडजस्ट प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन है इसको इन्हांस करता है, और ये बेसल थर्ड की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, और ये कैपिटल एलोकेशन में भी जो है वो हेल्प करता है और बिजनेस परफॉर्मेंस को मेजर करने में भी जो है वो हेल्प करता है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो देखते हैं। तो एक कंपनी है वो दो प्रोजेक्ट्स को जो है वो इवेल्युएट करे, एक प्रोजेक्ट ए जिसका जो नेट प्रॉफिट है वो है 800 करोड़ और रिस्क कैपिटल है 4000 करोड़ और रिस्क कॉस्ट है 5%, और प्रोजेक्ट बी जो है उसका नेट प्रॉफिट है 600 करोड़ और रिस्क कैपिटल है 3500 करोड़ और रिस्क कॉस्ट है 4%। तो यहां पर हमें निकालना है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड कैपिटल। ओके, थोड़ा सा बड़ा नाम है। तो फॉर्मूला आपका यहाँ पर सिंपल सा है। पहले अगर हम प्रोजेक्ट ए की बात करें तो नेट प्रॉफिट आपका कितना है, नेट प्रॉफिट है आपका यहाँ पर 800 करोड़, उसमें से आपको माइनस करना है रिस्क कॉस्ट। रिस्क कॉस्ट कितनी है आपकी यहाँ पर 4% है, सॉरी 5% है, ठीक है। इसको आप 100 के साथ डिवाइड कर कर 0.05 लिख सकते हो, 0.05, फिर इंटू कर देना है जो आपका रिस्क कैपिटल होगा। रिस्क कैपिटल कितना है 4000 करोड़ का,
ठीक है, और इन सभी को डिवाइड कर देना है आपको रिस्क कैपिटल जो कि है 4000 करोड़ का। तो ये आपका आ गया यहाँ पर 800 माइनस, अगर हम 4000 का 0.05 निकालें तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 200। ठीक है, तो ये 4000 और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ गया आपका 600 डिवाइडेड बाय 4000, और अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दो, तो 600 डिवाइड करना है 4000 के साथ और इंटू कर देना है 100, तो ये आपका आ जाएगा 15%। यानी कि आप कितना कमा रहे हैं यहाँ पर 15%। मैं लिख देता हूं कि जो प्रोजेक्ट ए है उसकी जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल है, रिस्क एडजस्टेड कैपिटल जो है वो है आपका यहाँ पर 15%। ओके, अब प्रोजेक्ट बी की अगर हम बात करें तो सेम, अगर हम बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट की, तो जो नेट प्रॉफिट है वो है आपका यहाँ पर 600 करोड़, और जो आपका रिस्क कॉस्ट है वो है 4% यानी कि 0.04, और इनटू जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका रिस्क कैपिटल वो है 3500, तो ये आपका 3500 नीचे आ जाएगा। और ये आप अगर सॉल्व करिए तो 600, पहले अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले 0.04 इंटू 3500, तो ये 140 आ जाएगा, ये आ जाएगा 140। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया आपका 600 माइनस 140, डिवाइड करना है आपको 3500 और इंटू कर देना है 100, तो 600 में से को माइनस करना है 140 और इसको डिवाइड कर देना है 3500 के साथ और इंटू कर देना है 100, तो ये आपका 13.14% जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट बी है उसका जो आया है वो है आपका यहाँ पर 13.14%। ठीक है, तो बेस्ट कौन सा है, प्रोजेक्ट ए जो है वो आपका बेस्ट जो है वो रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ये एक तरह का फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कि हमें किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न है उसे मेजर करने का काम जो है वो करता है वाइल एडजस्टिंग द रिस्क। यानी कि आप किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर रिटर्न को कैलकुलेट करना चाहते हो रिस्क को कंसीडर कर कर, तो आप इस फाइनेंशियल मैट्रिक का जो है वो यूज कर सकते हो। ये बैंक और इन्वेस्टर्स और कंपनीज की हेल्प करता है ये जानने में कि क्या वो रिस्क के हिसाब से रिटर्न कमा पा रहे हैं, यानी कि वो जितना रिस्क ले रहे हैं क्या उसके हिसाब से वो रिटर्न जो है वो एडिक्वेट कमा पा रहे हैं या फिर नहीं कमा पा रहे हैं। और ये यूज किया जाता है लोन प्राइसिंग के लिए, फाइनेंशियल रिस्क इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, और ये क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और मार्केट रिस्क इन सभी को जो है वो कंसीडर करता है, और इसको आरबीआई वर्किंग ग्रुप ने यहाँ पर रेकमेंड किया था लोन प्राइसिंग के लिए। ठीक है, तो जो आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैपिटल है ये बेसिकली आपको एक ऐसा रिटर्न कैलकुलेट करके देता है आपके कैपिटल के ऊपर जिसको रिस्क को कंसीडर करने के बाद जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि आप पहले ये देखते हो कि आपने इन्वेस्ट कितना किया है, फिर आपने उस इन्वेस्टमेंट पे कितना रिस्क फेस किया है, फिर उस रिस्क के हिसाब से आप रिटर्न जो है वो कैलकुलेट जो है वो करते हो, और वो जो रिटर्न निकल कर आती है उसको हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो कहते हैं। ओके, अब ये जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल से निकाला कैसे जाता है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, इंटरेस्ट इनकम माइनस एक्सपेंस प्लस नॉन इंटरेस्ट इनकम माइनस एक्सपेक्टेड लॉस डिवाइडेड बाय रेगुलेटरी कैपिटल इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे। पहले ये इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो है जो इसके अंदर दी गई है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम रेगुलेटरी कैपिटल की बात करें, रेगुलेटरी कैपिटल क्या होती है, तो देखो जो क्रेडिट रिस्क कैपिटल और ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल है उसका जब हम टोटल निकालते हैं तो वो आपका रेगुलेटरी कैपिटल होता है। अगर हम यहाँ पर क्रेडिट रिस्क कैपिटल की बात करें तो ये कैसे निकाला जाता है, तो जो एवरेज यूटिलाइजेशन है उसको आपको सीसीएफ परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर रिस्क वेट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर CRAR के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जहां पर जो एवरेज यूटिलाइजेशन होती है वो बेसिकली जो ईच क्वार्टर एंड के अंदर जो एवरेज आउटस्टैंडिंग रहता है, ठीक है, जो एवरेज आउटस्टैंडिंग जो है वो रहता है, या फिर पूरे साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग रहता है, यानी कि एक क्वार्टर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग रहता है और पूरे साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग रहता है, उसमें से जो भी हायर होता है, ठीक है, बाय आफ्टर एडजस्टिंग एलिजिबल फाइनेंशियल कोलैटरल, तो वो आपका एवरेज यूटिलाइजेशन जो है वो रहता है। यानी कि आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले ये जो क्वार्टर के एंड में एवरेज है और पूरे साल के एंड में जो एवरेज है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उनमें से जो हायर है उसको चूज करना पड़ेगा, फिर उनको जो है फाइनेंशियल कोलैटरल के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका एवरेज यूटिलाइजेशन जो है निकल कर आएगा। ठीक है,
फिर आता है CRAR परसेंटेज। ये क्या है? तो ये बेसिकली कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है। ये मिनिमम रेगुलेटरी मैंडेट है। यानी कि जब आप लोन वगैरह देते हो तो आपके जो रिस्क वेटेड एसेट्स होते हैं, यानी कि जो रिस्की एसेट्स होते हैं, उसके कंपैरिजन में आपको एक मिनिमम कैपिटल जो है वो कंपल्सरी अपने पास मेंटेन करके जो है वो रखनी पड़ती है। जैसे अगर रिस्क वेटेड एसेट बैंक की 100 करोड़ है और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट 10% है कैपिटल की, तो यहाँ पर 10 करोड़ रुपए कैपिटल जो है बैंक को अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा, रिजर्व करके रखना पड़ेगा, ताकि अगर बॉर्बर डिफॉल्ट भी कर दे तो बैंक इस लॉस को आसानी से अब्जॉर्ब जो है वो कर पाए। ओके। उसके बाद अगर हम ऑपरेशन रिस्क की कैपिटल की बात करें तो ये ग्रॉस इनकम का 15% होता है नॉर्मल केसेस के अंदर। अब जैसे बेसिक इंडिकेटर अप्रोच की बात करें तो ग्रॉस इनकम क्या होता है? इंटरेस्ट इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्लस नॉन इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, तो ये ग्रॉस इनकम निकालने के बाद उसका 15 जो परसेंट होगा वो ऑपरेशन रिस्क कैपिटल होगा। फिर आता है क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर। तो ये जो फैक्टर है ये बेसिकली यहाँ पर क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर को कैलकुलेट करता है। यानी कि जो भी आपने यहाँ पर लोन वगैरह दिए हुए हैं वहां पर क्रेडिट रिस्क कितना है, आप कितना रिस्क जो है वो फेस कर रहे हो, उसको कैलकुलेट करने का जो है वो काम जो है वो करता है। ये कैसे निकलता है? तो देखो, क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर को कैलकुलेट करने के लिए जो फेस वैल्यू है ईच आइटम की, यानी कि जो भी लोन्स वगैरह दिया हुआ है उसको क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और आपका क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर जो है वो निकल कर आ जाता है। अगर हम यहाँ पर क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर की यहाँ पर बात करें, रेट्स की बात करें, तो फंड बेस्ड क्रेडिट और जो टर्म लोन है उसके केस में जो क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर है वो है यहाँ पर 100%। कितना है यहाँ पर आपका? 100%। लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करें तो वहां पर है 20%। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की बात करें तो वो है 15%, 50%। और बैंक फाइनेंशियल बैंक गारंटी की बात करें तो वो है 100%। और डेरिवेटिव की बात करें तो वो है 15%। और अनड्रान पोर्शन ऑफ कैश क्रेडिट और ओडी की बात करें और उसकी अमाउंट अगर 150 करोड़ से ज्यादा है या उसके इक्विवेलेंट है तो वहां पर 20% का यहाँ पर एप्लीकेबल होता है क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रिस्क वेट्स की। क्या है आपका यहाँ पर रिस्क वेट? तो ये जो रिस्क वेट है ये दिए गए हैं डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, जो रेटिंग्स दी गई है कंपनीज को उसके हिसाब से। देखो, जो अगर यहाँ पर AAA रेटिंग दी गई है किसी कंपनी को तो वहां पर रिस्क वेट जो है वो 20% है। और अगर AA रेटिंग दी है तो वहां पर रिस्क पर्सन 30% है। और अगर सिंगल यहाँ पर रेटिंग दी गई तो वहां पर रिस्क वेट जो है वो 50% है। और ट्रिपल भी रेटिंग दी गई है तो वहां पर 100% है। और डबल भी या उससे कम है तो 150% रिस्क वेट है। ठीक है, अगर यहाँ पर अनरेटेड है यानी कि कोई रेटिंग दी ही नहीं है इसको तो 100%। या फिर अगर जो एक्सपोजर है वो 200 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, या फिर जो एक्सपोजर है वो 100 करोड़ से ज्यादा है और उसे प्रीवियसली रेटेड एंटिटीज की कैटेगरी में डाला गया है तो वो आपका अनरेटेड जो है वो कहलाएगा। ठीक है, वहां पर 100% की जो है रिस्क वेट जो है वो एप्लीकेबल होगी। पर ये जो मैंने दो केसेस बताए हैं वहां पर आपको 150% की रिस्क वेट जो है वो देनी पड़ेगी। फिर आता है आपका यहाँ पर कुछ एडिशनल रूल्स। तो जो रियल एस्टेट एक्सपोजर होते हैं वहां पर जो रिस्क वेट होते हैं वो साइज और सेक्टर के हिसाब से जो है वो वेरी करते हैं। जो सॉवरेन गारंटीज होती है और क्रेडिट गारंटीज होती है वो रिस्क वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर गारंटी तो वहां पर रिस्क वेट 0% होता है। स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है तो वहां पर रिस्क वेट 20% होता है। और अगर ईसीजीसी की गारंटी तो वहां पर रिस्क वेट 20% होता है। और बिल डिस्काउंटेड अंडर एलसी की बात करें तो वहां पर रिस्क पर्सन 20% होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एक्सपेक्टेड लॉस की बात करें, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था उस फॉर्मूला के अंदर, तो एक्सपेक्टेड लॉस यहाँ पर क्या होता है? देखो, जब एक बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, यानी कि जब वो लोन प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, ठीक है, तो वहां पर बैंक पहले ही एक्सपेक्ट करके चलता है कि इस क्रेडिट फैसिलिटीज के ऊपर उसे मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है। जैसे मान के चले एक बैंक ने 10 लाख रुपए का लोन दिया, ठीक है, तो जब उसने बॉर्वर की क्रेडिट वर्दीनेस का पता लगाया तो बैंक ने एक्सपेक्ट किया कि जो मैक्सिमम लॉस है ना इस क्रेडिट फैसिलिटीज के ऊपर वो 6 लाख हो सकता है। यानी कि हम 4 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट तो कस्टमर से ले ही लेंगे, इसका थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ये जो 6 लाख रुपए ये आपका एक्सपेक्टेड लॉस होता है। यानी कि एक्सपेक्टेड लॉस की बात करें तो ये एवरेज एंटिसिपेटेड क्रेडिट लॉस होता है जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो है वो हैपन होता है अगर एक्सपोजर में डिफॉल्ट कर देता है बॉर्बर, यानी कि वो बैंक का पैसा जो है वो रिपे नहीं करता है। अब इसके लिए बैंक को प्रॉपर प्रोविजन जो है वो क्रिएट करने पड़ते हैं या फिर वो जो है इन लोन के प्राइस में ही जो है उसको इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि जो भी रिस्क है उसको इंक्लूड जो है वो कर लेते हैं। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड लॉस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो वो है EAD इंटू PD इंटू LGD, जहां पर EAD एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, यानी कि जो टोटल लोन्स एंड एडवांसेस है जो डिफॉल्ट हो सकता है
उसे हम कहेंगे ईएडी। जैसे 10 लाख का लोन दिया था, इसका डिफॉल्ट हो सकता है, तो ये आपका एक्सपोजर डिफॉल्ट जो है वो कहलाएगा। फिर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट करने की क्या चांसेस, को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कहते हैं। जैसे अगर डिफॉल्ट करने के जो चांसेस है वो 20% है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कहलाएगा। फिर आएगा एलजीडी यानी कि लॉस गिवन डिफॉल्ट। तो अगर बाई चांस यहाँ पर बॉरोवर डिफॉल्ट कर देता है तो उसकी वजह से बैंक कितना लॉस जो है वो सफर करेगा, उसको ही हम लॉस गिवन डिफॉल्ट जो है वो कहते हैं। अब रेगुलेटरी कैपिटल की अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये जो रेगुलेटरी कैपिटल है, ये बेसिकली अनएक्सपेक्टेड लॉस को कवर करने के लिए जो है वो यूज किए जाते हैं। यानी कि अगर मान के चलिए बैंक ने सोचा था कि 6 लाख रुपए का लॉस होगा, पर लॉस असल में 8 लाख रुपए का हो गया, तो ये जो अनएक्सपेक्टेड लॉस है 2 लाख रुपए का, तो इसको कवर करने के लिए हम जो है यहाँ पर रेगुलेटरी कैपिटल का जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो रेगुलेटरी कैपिटल एक क्वेश्चन के तौर पर जो है वो काम करती है इन अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को मैनेज करने के लिए और मेजर करने के लिए। अब एक क्वेश्चन हम देखेंगे जहां पर हम लोग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो एक बैंक जो है अपने लोन पोर्टफोलियो को मेजर कर रहा था, इवेल्यूट कर रहा था, उसका हम यूजिंग RAROC। तो इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर गिवन है 2000 करोड़, एक्सपेंसेस गिवन है 500 करोड़, नॉन इंटरेस्ट इनकम है 300 करोड़, एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो 200 करोड़ का है, रेगुलेटरी कैपिटल जो है वो 4000 करोड़ का है, और जो टैक्स रेट है वो 30% है। अब हमें RAROC जो है वो निकालना है। वो कैसे निकलेगा, तो फॉर्मुला देखो क्या है, इंटरेस्ट इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्लस नॉन इंटरेस्ट इनकम माइनस एक्सपेक्टेड लॉस डिवाइडेड बाय रेगुलेटरी कैपिटल इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो यहाँ पर देखो जो इंटरेस्ट इनकम है वो कितनी है आपकी, यहाँ पर 2000 करोड़, माइनस करना है एक्सपेंस, एक्सपेंस आपके कितने हैं, वो है आपके यहाँ पर 500 करोड़। ठीक है, उसके बाद प्लस नॉन इंटरेस्ट इनकम आपकी कितनी है यहाँ पर 300 करोड़, 300 करोड़ है। ठीक है, 300 करोड़ है। उसके बाद एक्सपेक्टेड लॉस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो है 200 करोड़। ओके, अब इस सभी को आपको रेगुलेटरी कैपिटल जो कि 4000 करोड़, इसके साथ जो है वो डिवाइड कर देना है और इनटू करना है 1 माइनस टैक्स रेट। तो 1 माइनस टैक्स रेट आपका कितना है 30%, 30%। तो ये आपका आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 200 माइनस 500 यानी कि 1500 प्लस 300 माइनस 200, 4000 इंटू ये आपका 70% यानी कि 0.70 आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1500 प्लस 300 माइनस 200, तो ये 1600 हो गया। 1600 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 0.70। तो 1600 को आपको डिवाइड करना है 4000 के साथ और इंटू कर देना है 100, सॉरी 100 नहीं करना है यहाँ पर, 1600 को डिवाइड करना है 4000 के साथ और इंटू कर देना है 0.70। तो ये आपका 0.28 आ रहा है। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वह 28% जो है वो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा। तो ये हमने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल को जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ RAROC। तो RAROC की हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखो, रिस्क गेन प्राइसिंग करने के लिए हम RAROC को जो है वो यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम इफेक्टिव तरीके से रिस्क को मैनेज कर पाते हैं। हाई रिस्क जो बॉर्गर्स होते हैं उनके लिए हम हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमाइन करते हैं। और बैंक को यहाँ पर डेटा ड्रिवन प्राइसिंग मॉडल को जो है वो बिल्ड करना चाहिए, जिससे कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को ठीक है, डेटा ड्रिवन प्राइसिंग मॉडल को यूज करना। और ये जो डेटा ड्रिवन प्राइसिंग मॉडल्स हैं ये बेसिकली कई सारे फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या है, लोन लॉस प्रोविजन यहाँ पर क्या है, मार्केट फोर्सेस क्या है और फ्यूचर बिजनेस पोटेंशियल यहाँ पर जो है वो क्या है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक बैंक जो है वो प्राइसिंग मॉडल को जो है वो बनाएगा, बिल्ड करेगा और उसके हिसाब से वो लोन के प्राइसेस जो है वो फिक्स कर पाएगा। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर RAROC। ये जो है लोन प्राइसिंग, फेयर लोन प्राइसिंग को जो है वो इंश्योर करता है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्ट सॉरी ये जो है एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस दोनों को ही कवर करता है लोन के प्राइसेस जो है वो फिक्स करते वक्त। ठीक है, और जो प्राइस कटिंग है वो यहाँ पर विदाउट रिस्क, अगर विदाउट रिस्क को कंसीडर किया हम करेंगे तो इससे मिस प्राइसिंग होगी और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो रहती है। उसके बाद बात करते हैं यूजर्स ऑफ
RAROC मॉडल। तो ये जो RAROC मॉडल्स है इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? सबसे पहले देखो लोन की प्राइसिंग करने के लिए, यानी कि लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाना चाहिए उसको डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज जो है वो करते हैं। उसके बाद क्रेडिट सैंक्शनिंग डिसीजंस लेने के लिए कि हमें क्रेडिट सैंक्शन करना है या फिर नहीं देना है, इनकी लोन देना है या फिर नहीं देना है। साथ के साथ बिजनेस सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरिजन करने के लिए कि हमारे जो वेरियस बिजनेस सेगमेंट है उसमें से कौन अच्छा परफॉर्म करे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही है, उसके लिए हम इन मॉडल्स को जो है वो यूज कर सकते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है, रिटर्न ऑन रिस्क वेटेड एसेट्स। अब ये रिटर्न ऑन रिस्क वेटेड एसेट्स क्या है? तो देखो एक बैंक जो है अपने रिस्क वेटेड एसेट्स के ऊपर जो रिटर्न कमाती है उसी को हम रिटर्न ऑन रिस्क वेटेड एसेट्स कहते हैं। सबसे पहले रिस्क वेटेड एसेट का मतलब समझते हैं। रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब है रिस्की एसेट। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए एक बैंक ने यहाँ पर 100 करोड़ के लोन दिए जिसमें से 20 करोड़ के लोन जो है वो थोड़े से रिस्की है। रिस्की होने का मतलब कि चांसेस है कि जो बॉर्वर है वो यहाँ पर डिफॉल्ट जो है वो कर दे। तो ये जो 20 करोड़ के जो लोन है ये बेसिकली रिस्क वेटेड एसेट्स होती हैं। तो इस रिस्क वेटेड एसेट्स के ऊपर बैंक कितना रिटर्न कमाता है उसी को हम रिटर्न ऑन रिस्क वेटेड एसेट जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मेजर करता है कि लेंडर ने अपने वेरियस रिस्क वेटेड एसेट्स के ऊपर नेट अर्निंग जो है वो कितनी की है। जब हम इसका यूज करते हैं तो हम इसकी हेल्प से ये भी जान पाते हैं कि वेरियस प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो है या फिर जो यूनिट इंस्टीट्यूशन है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100। तो हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से इसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो दो बैंक है, बैंक ए और बी, उनको हमें कंपेयर करना है रिस्क एडजस्टेड प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पर यूजिंग रिस्क रिटर्न ऑन रिस्क वेटेड एसेट्स। तो बैंक ए की जो नेट इनकम है वो है 1200 करोड़ और जो रिस्क वेटेड एसेट्स है वो है 12,000 करोड़। और जो बैंक बी है उसकी जो नेट इनकम है वो है 1500 करोड़ और जो रिस्क वेटेड एसेट्स है वो है 20,000 करोड़। तो अब हमें यहाँ पर रिटर्न और रिस्क वेटेड एसेट जो हम निकालने हैं दोनों बैंकों के लिए, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा? तो देखो फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100। तो अगर हम बैंक ए की बात करें तो इसका जो नेट इनकम है वो कितना है 1200 करोड़। 1200 करोड़ को आपको डिवाइड करना रिस्क वेटेड एसेट जो कि है 12,000 करोड़, इनटू कर दोगे 100। तो अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये आपका बन गया 1200 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 100। तो ये आपका 10% होगा, यानी कि आपका जो रिटर्न ऑन रिस्क वेटेड एसेट है वो 10% के हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बैंक बी की बात करें तो बैंक बी के केस में जो नेट इनकम है वो है 1500 करोड़ और जो आपका रिस्क वेटेड एसेट्स है वो है 20,000 करोड़, इंटू कर दो 100। तो आपको 1500 को डिवाइड करना है 20,000 के साथ और इंटू कर देना है 100। तो ये आपका 7.5% जो है वो आ जाएगा, यानी कि आप 7.5% का इनकम जो है वो कमा रहे हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ रिटर्न और रिस्क वेटेड एसेट। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, हम या इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हम यूज केस की बात करें तो प्रोडक्ट लेवल, तो देखो जब हम प्रोडक्ट लेवल रिस्क रिटर्न और रिस्क वेटेड एसेट्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम एक स्पेसिफिक बैंकिंग प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को जो है वो मेजर करते हैं कि एक स्पेसिफिक बैंकिंग प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है, अच्छी रही है या फिर बुरी रही है, ठीक है। अगर रिटर्न ज्यादा है तो परफॉर्मेंस अच्छी रही, रिटर्न कम है तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। फिर आता है पोर्टफोलियो लेवल, ठीक है। तो पोर्टफोलियो लेवल के अंदर हम पूरे के पूरे एक लोन पोर्टफोलियो की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मेजर करते हैं कि एक पूरे के पूरे लोन पोर्टफोलियो की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कैसी रही है, अच्छी रही है या फिर बुरी रही है। फिर आता है यहाँ पर यूनिट और ब्रांच लेवल। तो यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट की जो एफिशिएंसी है उसकी जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर यूज केसेस की इंडस्ट्री बेंचमार्किंग। तो कई बार ना हम कंपटीटर के साथ कंपैरिजन करने के लिए इंडस्ट्री बेंचमार्किंग का भी यूज जो है वो कर लेते हैं, यानी कि इसको हम एज अ इंडस्ट्री बेंचमार्क जो है वो यूज जो है वो कर लेते हैं अपने कंपटीटर के साथ कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर किए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले अगर आप सीसीपी की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कंसेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो हमारा कोर्स आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा कोर्स जो है वो रहने वाला है, ठीक है। हमारे वीडियोस की ड्यूरेशन काफ़ी कम होती है जिससे आप बहुत ही कम टाइम में सीसीपी की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो।
और अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है, आपको हमारे ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करें लर्निंग सेशन एमबीएफ एग्जाम्स और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो कवर कर लिया। अब एक समरी टेबल है जिससे हम पूरी की पूरे चैप्टर की समरी जो है वो बनाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है RAROC, यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ये जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल है ये हमें बताता है कि हम अपनी कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न जो है वो कमा रहे हैं रिस्क को कंसीडर करने के बाद। की एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज लोन प्राइसिंग के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। फिर आता है RORAC, इसका नाम है रिस्क ऑन रिस्क एडजस्टेड कैपिटल। तो ये जो फाइनेंशियल मैट्रिक है वो हमें बताता है कि आप जो रिस्क एडजस्टेड कैपिटल है, यानी कि कैपिटल जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, आप रिस्क के हिसाब से पहले उसे एडजस्ट करते हो, फिर देखते हो कि इस कैपिटल पे आपने कितना रिटर्न जो है वो कमाया है, और इसका यूज किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेने के लिए। फिर आता है RARORAC, इसका नाम है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड कैपिटल। तो ये बेसिकली आपको बता, एक अच्छा मैट्रिक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम कैपिटल को भी रिस्क के हिसाब से एडजस्ट करते हैं और रिटर्न को भी रिस्क के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं कि हम कितना अर्निंग्स जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा फाइनेंशियल मैट्रिक माना जाता है और ये परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग के लिए इसको यूज जो है वो किया जाता है। फिर आता है यहाँ पर रिस्क ऑन रिस्क वेटेड एसेट्स, फिर आता है आपका यहाँ पर रिस्क ऑन रिस्क वेटेड एसेट। तो ये बेसिकली आपको बताता है कि आप रिस्क वेटेड एसेट्स के ऊपर कितना रिटर्न जो है वो कमा रहे हो, और इसका यूज किया जाता है पोर्टफोलियो को मेजर करने के लिए और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मेजर करने के लिए। आप जान सकते हो कि पोर्टफोलियो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के मान के चलिए एक एक्सवाइजेड बैंक है, उसने एक होम लोन दिया है, एक ए पर्सन को। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो गया। तो बैंक ना रिटर्न ऑन रिस्क वेटेड एसेट का यूज करके इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्सवाइजेड बैंक ने अगर टोटल जो होम लोन दिया है, मान के चलिए 100 करोड़ के इसने होम लोन दिए हैं, तो एक्सवाइजेड बैंक जो है वो 100 करोड़ होम लोन का जो पोर्टफोलियो है उसकी भी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या फिर बुरी है। तो ये हमारा आज का यहाँ पे जो है वो चैप्टर था। तो हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा कि हमारे जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या होती है, उसकी क्या एप्लीकेशंस होती है, और उससे मिलते जुलते कुछ और कॉन्सेप्ट्स को जो है वो डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। और अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो, आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, तो आपने कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज जो है वो पूछनी है और साथ ही साथ बताना है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो कैसा लगा। ठीक है, फीडबैक जरूर यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करना है। ओके, और मैं आपको बता दूं कि ये हमारी सीसीपी के लाइव सेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर हम लोग सीसीपी के फुल सिलेबस को कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम डिटेल में सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सीसीपी की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन लाइव सेशन को जो है वो अटेंड करना है। ठीक है, और अगर आपने कोई प्रीवियस क्लास अगर मिस कर दिया, अभी तक आपने अटेंड नहीं किया था, बाई चांस आपको पता नहीं था, तो आपको उन सभी क्लासेस के जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक बार जाकर उन क्लासेस को भी जो है वो गो थ्रू जो है वो कर लीजिएगा। हमने 7 चैप्टर्स जो है वो कवर कर लिए हैं। तो ये हमारा 8th चैप्टर था, तो मॉड्यूल ए हमारा जो है वो खत्म होने वाला है। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 9 चैप्टर जो है वो करेंगे, तो आपने उस लेक्चर को भी जरूर जो है वो अटेंड करना है। ठीक है, तो फिर आज का सेशन जो है वो हम यहीं पे जो है वो एंड करते हैं। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। ठीक है, और जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर जो है वो दबा देना,
ताकि आपको नेक्स्ट लाइव सेशन की जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जल्दी से जल्दी मिल सके। और हमारे कोर्सेज का ज़रूर एनरोल कर लेना, वहाँ पर आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है। साथ ही साथ आपको एडिशनली मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको जो है वो दे देते हैं, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर हम लेक्चर को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।